लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू के शौक। लीजिए सभी गर्मा गर्म चाय लीजिए। भाभी लीजिए। लाइए दीदी, इसकी वैसे क्या ही जरूरत थी। अरे क्यों नहीं थी। अब आप लोग इतनी दूर से आए हैं, वो भी इतने दिनों बाद मेरे शांतनु की सगाई में। वैसे भाभी, रितेश क्यों नहीं आया? वो बोल रहा था कि उसको कुछ काम है, तो बस आया ही नहीं। अच्छा, वैसे भाभी मुझे लगता है कि अब तो वो रितेश और सोहन की भी शादी की उम्र हो गई है। आपको उनकी शादी करने का कोई ख्याल है भी कि नहीं? क्या आप तो ऐसे बोल रही है दीदी कि जैसे अपने बेटों की शादी करना मेरे लिए आसान हो। माना कि सोहन के लिए लड़की का मिलना मुश्किल है, लेकिन रितेश में तो कोई खराबी नहीं है। हाँ बस देखो, जब भगवान की मर्जी होगी तब मैं भी अपने बेटों की शादी कर ही दूंगी। मर्जी होगी नहीं, तुझे भगवान जी को खुद ही राजी करना पड़ेगा। वो खुद आकर नहीं कहेंगे कि मेरी मर्जी हो गई है, अब मैं ही अपने बच्चों के लिए लड़कियां ढूंढूंगी। क्या कहा आपने माँ जी? मैं अपने बेटों की शादी ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं करूंगी। इन लोगों की शादी होगी, लेकिन बहुएं इनकी ही पसंद की आएगी। मैं जानती हूँ कि अरेंज मैरिज करके आई हुई बहुएं कैसी होती है, इसलिए मैं अपनी बहू किसी भी अपनी पसंद की लड़की को तो हरगिज नहीं बनाऊंगी। सुमित्रा की बात को सुनकर माहेश्वरी चिढ़ गई और कैसी होती है? तू किसके ऊपर बात मार रही है, बोल। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया माँ जी। अरे अरे सुमित्रा, चलो माँ से इस तरह से बात नहीं करो, और जो होना होगा देखा जाएगा भाई। अभी हमें घर चलना चाहिए। माँ चलिए, आप भी आ जाइए, चलिए। नहीं, मुझे नहीं जाना है, तुम लोग जाओ। मैं कल अपने शांतनु के साथ आ जाऊंगी। ठीक है भैया, माँ कल आ जाएंगी और आप लोग भी रुक जाइए। नहीं, यहाँ माँ जी को ही रोक लीजिए, हम चलते हैं। चल काव्या, और सोहन को भी ले ले। सोहन भाई है कहाँ? वो रहे। प्यारे पर्दे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ भैया चलो घर चले। क्या कहा? तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? कौन हो तुम? अरे नहीं, भैया को तो फिर से दिक्कत हो रही है। अब मैं क्या करूं? भैया मेरा मतलब आओ तो सही, मैं आपकी बहन हूँ। क्या कहा? बहन? ये मुझे क्या हो रहा है? आराम से चलिए। काव्या ने सोहन को पकड़ा, जिसके बाद सोहन काव्या के साथ गाड़ी में बैठ गया। वो बेहोश हो गया था। सुमित्रा और विनोद को उसको देखकर थोड़ा सा टेंशन हुई, लेकिन फिर वो गाड़ी में बैठकर आ गए। गाड़ी चलते हुए में ही सुमित्रा विनोद से बोली, आपकी बहन भी ना मीठी छुरी है, कोई मौका खाली नहीं जाने देती है वार करने का। दिखाई देता तो है सभी को ही कि मेरा बेटा सही नहीं है। अब क्या मैं सभी के कानों में जा जाकर ये बात कहूँ? और एक आपकी माँ है, जब भी शादी की बात आती है तो वो अरेंज मैरिज की ही बात करती है, जबकि वो जानती है कि मेरा अरेंज मैरिज के साथ कितना बुरा एक्सपीरियंस रहा है। सुमित्रा ऐसे बोलकर अपने पुराने दिनों में खो गई। अच्छी नींद आई। ये लोग कौन है? ये तेरी बहू है क्या महेश्वरी? हाँ, बहू तो मेरी ही है, लेकिन पसंद मेरे बेटे की है। तभी तो कहूँ, तू तो ऐसी बहू ला नहीं सकती है। ये लीजिए, ये है मेरी पसंद की बहू कोमल। ये लड़की को देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितना ज्यादा अच्छी और संस्कारी है सच में। उस वक्त मेरे अंदर चालाकी नहीं थी, और ना ही मुझे ये पता था कि ये लोग मेरे बारे में ऐसे क्यों बोलते हैं। और मेरी जेठानी वो जबरदस्ती वो बन जाती थी जो कि वो थी भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि लोगों का असली चेहरा ज्यादा दिन नहीं छिपता। बस ऐसे ही मेरी जेठानी के साथ भी हुआ, और एक दिन उसका असली चेहरा सामने आ ही गया। हाँ, मुझे पता है कि शादी होने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था सुमित्रा, और माँ भी तुम्हारे साथ नहीं थी। लेकिन अब बात हमारी नहीं है, हमारे बच्चों की है। इसलिए अब तुम्हें दिल से नहीं, दिमाग से सोचना है। क्या सोचूंगी जी मैं? मेरा एक बेटा दिमागी बीमार है, इससे कौन ही लड़की शादी करेगी? और रितेश, उसका भी कुछ पता नहीं है। देखो, रितेश के अंदर कोई कमी नहीं है, वो ठीक है। तो तुम उसकी शादी उसकी पसंद से करवा देना। हो सकता है कि उसको कोई लड़की पसंद आ ही जाए। और रही बात सोहन की, तो इसके लिए जो भी अच्छा होगा वही हो जाएगा। तुम इसकी टेंशन नहीं लो। ठीक है। सुमित्रा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सुमित्रा एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर की औरत थी, जिसके 3 बच्चे थे। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी, जिसमें बड़ा बेटा दिमागी मरीज था। उसकी याददाश्त कभी कभी चली जाती थी और कभी कभी आ जाती। वो एक पल एक बड़ा आदमी था, तो दूसरे ही पल एक छोटा सा बच्चा, और उसी की वजह से सुमित्रा परेशान भी रहती थी। अब सुमित्रा के बेटों की उम्र शादी की हो गई थी,
जिसमें सुमित्रा चाहती थी कि उसके बेटे अपने हम सफर को खुद चुने, जबकि उसकी सास की ये मर्जी नहीं थी। अब देखना ये था कि सुमित्रा के बेटे क्या फैसला करेंगे। तो फिर चलिए कहानी में आगे चलते हैं। ये रितेश घर में नहीं है और ताला भी लगा हुआ है। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? पता नहीं भैया कहाँ होंगे और उन्हें आने में कितनी देर लग जाएगी। भैया भी सो रहे हैं, मैं फोन करती हूँ। एक तरफ सभी रितेश की वजह से परेशान हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रितेश, अच्छा बाबा अब तो माफ कर दो ना, माना कि मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। ऐसे कैसे माफ कर दूं मैं तुम्हें? तुम्हें पता है ना कि मुझे इंतजार करना जरा भी पसंद नहीं है, तो तुम देर से क्यों आए? अभी भी शिकायत है? मैंने तुमने अपने पूरे कार्ड की लिमिट तक शॉपिंग करवा दी है, अब तो मान जाओ। ये भी कोई सामान है इतना ज्यादा सस्ता? तो मैं क्या करूं? 1 मिनट आरती, देखो जरा मेरे घर से फोन आ रहा है। हाँ हाँ, अब तुम कॉल को ही अटेंड कर लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए अब कुछ मायने नहीं रखती हूँ ना। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, समझ आया तुम्हें? चलो मैंने नहीं उठाया फोन, बस अब बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि तुम खुश हो जाओ। और शॉपिंग करवाओ। आरती रितेश की गर्लफ्रेंड थी, जो कि रितेश की छोटी छोटी गलतियों पर ऐसे ही उसकी जेब खाली करवा देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज भी आरती को शॉपिंग करवाने के बाद रितेश ने अपने घर का फोन उठाया और, पागल है तू? हाँ, हम लोग कब से फोन कर रहे हैं तुझे, क्यों नहीं उठा रहा था? वो कुछ नहीं बाबा, बस चाबी तेरे पास ही है ना, लेकर जल्दी से घर को आ, हम लोग घर के बाहर खड़े हुए हैं। अरे आप सब आ भी गए? चलिए आता हूँ मैं। अरे अब क्या करूं, चाबी लेकर घर जाना है, घर तो यहाँ से दूर है और मेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं बच पाया है। बेचारा रितेश परेशान हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको पूरी तरह खाली कर दिया था। रितेश जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर को वापस आया, जिसमें भी काफी देर लग गई, और उसके बाद पूरा परिवार घर के अंदर गया। ऐसे ही अगली सुबह आई और सुबह के वक्त ही माहेश्वरी भावना के घर से आ गई थी। अभी पूरा परिवार साथ ही था और लड़कों की शादी की बात हो रही थी। देख विनोद और सुमित्रा, तो भी देख ये लड़की है गाँव की, मुझे भावना के यहाँ इसके रिश्ते का पता चला। हम अपने सोहन की शादी इससे कर सकते हैं। माँ जी मेरी कोई मर्जी नहीं है अपने बेटों की शादी अपनी मर्जी से करने की, लेकिन सोहन को कहाँ ही कोई लड़की अच्छी लगेगी या उसको कोई पसंद करेगी, इसलिए उसकी शादी मैं आपकी मर्जी से करवा दूंगी। बाकी रितेश को जो भी अच्छी लगती होगी या आगे को लग जाए तो उसकी शादी उसकी ही मर्जी से होगी, ठीक है ना? रितेश बेटा अब तू बता। सभी ने रितेश से उसकी पसंद के बारे में पूछा, जिसको सुनने के बाद रितेश घबराया, लेकिन उसने सभी को गर्लफ्रेंड आरती के बारे में बताया। माँ बाबा वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, सुंदर और अमीर भी है, मुझे आरती बहुत ज्यादा पसंद है। क्या सच? ये तो बड़ी ही अच्छी बात है कि मेरे बेटे को कोई लड़की अच्छी लगती है। बस तो ठीक है बेटा, अब तेरी शादी उसी से होगी। सुमित्रा दोनों ही बेटों के रिश्ते के लिए मान गई थी। पहले वो अपने परिवार के साथ आरती के घर उसे देखने को गई। घर बाहर से ही बहुत ज्यादा बड़ा था। इस इतने बड़े घर के अंदर कोई लड़की रहती है या कोई राजकुमारी? ऐसी अमीर बहू तो मेरे सारे अमीर शौक भी पूरे कर देगी। सुमित्रा के मन में लालच आ गया। वो आरती को देखने गई थी, लेकिन वो उसका घर देखकर ललचा गई। अभी सभी बैठे ही हुए थे कि तभी, रुकिए आप लोग, मैं आरती को बुलाती हूँ। आरती। जी माँ। अरे आज ये कपड़े क्यों बेटा? माँ रिश्ते वाले हैं ना ये लोग, इसलिए। अब चलो। नमस्ते। ये है आपकी बेटी, सच में बड़ी ही प्यारी है। आओ बेटा यहाँ बैठो। आरती बहुत ही ज्यादा अच्छी बनने का नाटक कर रही थी, जिसकी वजह से सुमित्रा को वो पसंद भी आ गई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। कैसे लगी वो लड़की तुम लोगों को? कैसी लगेगी? लड़की तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, तो माँ जी अच्छी ही लगेगी ना। वैसे मेरे बेटे की पसंद अलग ही है। अब सोहन के लिए लड़की देखने को कब चलना है? कल चलेंगे माँ जी, कल का दिन ठीक रहेगा। सुमित्रा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। ऐसे ही कल का दिन आया और आज के दिन पूरा परिवार एक छोटे से गांव में लड़की देखने आया हुआ था। सोहन भी सूट बूट में बैठा था और अभी तक सब ठीक था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम गरीब की बेटी के लिए भी रिश्ता आया है। मैं अभी बुलाती हूँ अपनी पूजा को। हाँ हाँ बुलाइए। अभी सब ऐसे ही ठीक ही चल रहा था कि तभी, ये मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन है? अरे नहीं,
कि भैया को गलत वक्त पर क्या हो गया है। बेटा जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? सभी सोहन की तरफ देखने लगे कि तभी काव्या बहाना बनाकर सोहन को बाहर ले गई। भैया चलो बाहर चलो, मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से सभी को कंफ्यूज कर दे। चलो चलो। वो लड़का ना हमारा बड़ा ही मजाक करता है। अच्छा अच्छा। राजबाला सोहन की इस हरकत से हैरान हो गई थी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और ना ही उसने पूजा को कुछ बताया, क्योंकि वो लोग गरीब थे। तो उन्होंने इसी रिश्ते को भगवान का तोहफा समझकर अपना लिया। पूजा भी सभी को पसंद आ गई, लेकिन सुमित्रा की इस शादी की कोई खास मर्जी नहीं थी, जिसकी वजह से उसने बस पूजा को बेदिली से ही पसंद कर लिया। 1 महीने के बाद ही दोनों बेटों की शादी थी। ऐसे ही 1 महीना भी गुजर गया और आज के दिन दोनों ही भाइयों की शादी हो गई थी। अभी तक तो सभी कुछ ठीक चल रहा था। दोनों बहुओं का गृह प्रवेश हुआ, जिसमें भी पूजा और आरती के बीच में सुमित्रा ने आरती का ही गृह प्रवेश पहले करवाया। मेरी बहू कितनी ज्यादा प्यारी है, सच में किसी की नजर न लगे। आप भी बहुत ही ज्यादा प्यारी है माँ जी। एक बहू को तो सब कुछ मिल गया, अच्छा मायका, अच्छा पति, और एक की किस्मत फूट गई। ये ऐसे क्यों बोल रही है? मेरे पति भी अच्छे हैं। हाँ, मैं भी ये सोचती हूँ कि वो कौन सी बदनसीब लड़की होगी सुषमा, जो कि तेरे घर ब्याहेगी। हाँ हाँ, वाह दादी, आपने तो सिक्सर मार दिया। माहेश्वरी की बात को सुनकर सुषमा का मुंह बन गया। दोनों बहुएं घर के अंदर आ गईं, जिसके बाद उन्हें उनके कमरों में भेज दिया गया। और मैंने तो कभी नहीं सोचा था आरती कि यह दिन भी कभी सच हो पाएगा। तुम और मैं शादी कर लेंगे। हाँ। सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन मेरे घर वालों को तुम पसंद आ गए। घर वालों को पसंद आ गया मतलब? अरे आसान सी बात है, मैंने तो बस टाइम पास के लिए तुमसे प्यार का नाटक किया था। जरा तुम अपनी शक्ल तो आईने में देखो रितेश, तुम कितने काले हो और मैं गोरी चिट्टी। मेरे साथ तो कोई कोरियन लड़का अच्छा लगता, ना कि तुम जैसा काला टोस्ट। तो क्या वो सब झूठ था आरती? वरना तो क्या वो सब सच था? कमाल करते हो, मैं तुम जैसे लड़के को घास क्यों डालूंगी। खैर वो छोड़ो, इस बेकार की शादी में मेरे बाबा ने बहुत पैसे लगा दिए, मुझे 1 लाख रुपए दो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था आरती कि तुम इतनी ज्यादा खराब हो। सच में? फालतू नहीं बोलो, तुम्हें तो कोई लड़की मिलती भी नहीं। अपनी शक्ल को तो देखो, नाक है या पिचका हुआ टमाटर, और आंखें तो दिखाई ही नहीं देती है। तुम्हारे साथ मेरी शादी बस हो गई है, इसको अपनी किस्मत समझो। हीरोइन मिल गई है तुम्हें, अब पैसे दो नहीं तो। रितेश को आरती की बातें बहुत ही ज्यादा बुरी लगी। वो बेचारा मजबूर हो गया था। उसने आरती को पैसे दे दिए, जिसके बाद वो लेट गई। वहीं दूसरी तरफ पूजा अपने पति के साथ कुछ इस तरह थी। कितना अच्छा घर है, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा है, और ये कमरा तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। सोहन जी। हाँ, बोलो। क्या हुआ, आप घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, मेरे पास नहीं आना। सोहन ने ऐसे बोलकर खुद को पूरा चादर से ढक लिया। पूजा उसके पास नहीं गई। कुछ ही देर में सोहन की आंख लग गई, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? ये सोहन जी मुझसे ऐसे डर क्यों रहे थे कि जैसे मैं उन्हें खा जाऊंगी? पूजा ऐसे ही सोचने लगी, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आया। ऐसे ही अगली सुबह आज दोनों ही बहुओं की पहली रसोई थी। वो दोनों ही तैयार होकर नीचे आ गईं। सोहन भी नीचे ही था। सोहन जी, कल रात आपको क्या हो गया था? आप कुछ अजीब। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात करके भैया को भी परेशान कर देंगी। भाभी आप जाग गई? आज तो आपकी पहली रसोई है ना, चलो बताओ कि आज आपका क्या बनाने का इरादा है? काव्या की बात को सुनकर पूजा का अपनी बात से दिमाग हट गया और वो वहां से आ गई। अभी वो पूजा से ऐसे बातें कर रही थी कि ऊपर से आरती आई और नमस्ते माँ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। सच में मानना पड़ेगा, मेरे बेटे ने तो हीरा पसंद किया है। क्यों रितेश? हाँ। हमारे भी पाँव छूले बहू, हम भी इस घर के बड़े ही हैं। अरे दादी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपके पाँव भी मैं छूंगी। ऐसे ही आरती ने अच्छी बनते हुए सभी के पांव छुए, जिसके बाद इससे पहले कि हम अपनी पहली रसोई बनाएं, मैं सभी को गिफ्ट देना चाहती हूँ। बहू, तू गिफ्ट क्यों ले आई? आज तो तेरा दिन है ना, सभी से गिफ्ट लेने का। हाँ कोई नहीं, ये लीजिए माँ जी, ये आपके लिए, और ये काव्या तुम्हारे लिए, और ये दादी के लिए। आरती ने घर की सभी औरतों को सोने की ब्रेसलेट गिफ्ट की, जिसके बाद वाह भाभी, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, सच में, है ना? माँ जी, आपको ये कैसी लगी?
बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बहू, सच पे ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन बेटा अब इनकी क्या जरूरत थी? अच्छी तो बहुत है। ये भी बस लव मैरिज वाली बहू ही कर सकती है, क्योंकि उस बेचारी पर लोड होता है ना सभी का दिल जीतने का। वरना अरेंज मैरिज करके आई हुई का तो पता नहीं ही चलता है कि वो किस बात का घमंड रखती है। सुमित्रा की बात को सुनकर बेचारी पूजा पानी पानी हो गई। ये आरती की चाल थी कि वो पूजा को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। पूजा को बुरा तो लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही कुछ देर के बाद दोनों बहुएं एक साथ खाना बनाने को गईं, जहां मैं क्या बनाऊं? क्यों ना हम लोग कुछ मिलकर बना ले। मिलकर बनाने से चीज और अच्छी बनेगी। दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? मैं और तुम्हारे साथ अपनी औकात देखी है। भाभी, आप पूजा भाभी से किस तरह से बात कर रही हैं? वो भी आपकी तरह ही इस घर की बहू है और बड़ी बहू है। आपको उनसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। तो क्या हो गया अगर ये छोटी भी है तो? और गलत क्या कहा मेरी छोटी बहू ने? काव्या, आरती पूजा के साथ नहीं बनाना चाहती है तो ठीक है, वो दोनों अलग अलग ही खाना बना लेंगी। वैसे भी पूजा की सच में ही इतनी औकात नहीं है कि वो मेरी आरती बहू के साथ खाना बनाए। सुमित्रा की बात पूजा के दिल पर लगी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और बस उसने सब खामोशी के साथ सुन लिया। लेकिन अब पूजा इतना तो समझ गई थी कि पैसे को देखते हुए उसके ससुराल में बहुओं को इज्जत दी जा रही थी और आरती पैसे के दम पर हर वो मुमकिन कोशिश कर रही थी जिससे कि घर वालों को अपनी साइड कर पाती। ऐसे ही दोनों बहुओं ने अपनी पहली रसोई बनाई। अभी वो टेबल पर सभी को खाना खिला ही रही थी। अरे सोहन जी, आपकी प्लेट तो खाली है। लाइए, मैं आपकी प्लेट में खाना निकाल देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना है खाना। ये तो कल रात की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं। क्यों नहीं खाना है? नहीं, अरे नहीं, मुझसे दूर रहो। सोहन को फिर से याददाश्त जाने का दौरा पड़ चुका था। पूजा को इस बारे में कुछ पता नहीं था तो वो कुछ नहीं समझ पाई। वहीं हाँ, मुझे बताया तो था मेरे काले पति ने कि उसका भाई दिमागी मरीज है, लेकिन किस तरह का मरीज है ये आज देखा। ये आपको क्या हो जाता है सोहन जी? आप मुझसे डरने क्यों लगते हैं? अरे भाभी, वो मुझे नमक ला कर देना, और भैया को ना ऐसे ही मजाक की आदत लग गई है। पूजा काव्या को नमक लाकर देने को चली गई। वहीं काव्या ने मौका देखा और सोहन को उसकी दवा सुंघा दी, जिससे उसको नींद आ गई। पूजा जब नमक लेकर आई तो सोहन सो गया था। पूजा को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन बस उसने फिर से इस घटना को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही काफी दिन गुजर गए। आरती सभी को महंगी महंगी चीजें देती थी, जिसकी वजह से सुमित्रा ज्यादा उसकी ही साइड लेती थी। ऐसे ही आज के दिन भी आरती पूजा और सुमित्रा के साथ एक मॉल आई हुई थी। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ खरीद क्यों नहीं रही हैं? अरे बहू, अब बस मैं तुझे क्या ही बताऊं, मुझे ना अब शर्म आ रही है। तू मेरी बहू होते हुए मुझे कितना कुछ दिलवाती है, जबकि मैं तो तुझे कुछ नहीं दिलवाती। अरे माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत थोड़ी ना है। चलिए, अब जो दिल करे वो लीजिए, और ऐसे नहीं सोचना। काव्या, तुम भी ले लो। मेरे बेटे ने तो बहुत ही अच्छी लड़की को पसंद किया मेरी बहू बनाने को। सच में आज तो मैं बड़ी ही खुश हूँ। अब जब आप लोगों के दिलो दिमाग में मुझे अपनी जगह अच्छी करनी है तो ये नाटक तो करने ही पड़ेंगे। खैर, अपना सारा पैसा मैं कल रात अपने काले पीले पति से निकाल ही लूंगी। आरती ये सब नाटक किया करती थी। वो आज भी सभी को शॉपिंग तो करवा रही थी, लेकिन उसके पीछे भी उसके अपने स्वार्थ थे। वहीं दूसरी तरफ पूजा घर में ही थी। सोहन भी उसके पास ही बैठा हुआ था। सोहन जी, कितनी देर हो गई है, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं। कुछ खा लीजिए, मैं खाना लेकर आऊं क्या? हाँ, ले आओ। पूजा सोहन के लिए खाना लेने को चली गई। कुछ देर के बाद जब वो आई, लीजिए सोहन जी, खाना खा लीजिए। कौन हो तुम? मुझसे प्लीज दूर रहो। सोहन जी, आपको क्या हो गया है? आप किस तरह का बर्ताव करते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ पूजा। कौन पूजा? मैं किसी पूजा को नहीं जानता हूँ। तुम मुझे मारोगी? क्यों, है ना? मुझे नहीं मारना मुझे प्लीज। सोहन को आज संभालने वाला कोई नहीं था। उसकी ऐसी हरकतों से पूजा खुद डर गई और रोने लगी। उसी वक्त घर में सुमित्रा वापस आ गई थी। सभी घबराकर उसके कमरे में चले गए। और क्या हो गया बहू, तू रो क्यों रही है? ये सब क्या हो रहा है माँ जी? आज आप लोगों को आज मुझे सच बताना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं हर वक्त सच से महरूम ही रह जाऊं। ये सोहन जी को क्या होता है? ये मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर देते हैं? सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि ये फिर से ऐसे ही करने लग जाते हैं। आज तो आप लोगों को मुझे सच बताना ही पड़ेगा। वो इसलिए भाभी, क्योंकि भैया की दिमागी तबीयत सही नहीं है, वो बीमार है। काव्या की बात को सुनकर पूजा चौंक गई।
जिसके बाद पूजा को काव्या ने ठीक से सब कुछ बताया। नहीं माँ, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। बेटा वो जगह बहुत अच्छी है, तू वहाँ अच्छे से पढ़ाई करना। बेटा शेर ऐसे रोते नहीं हैं। तुझे तो मैं बाहर से पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनवाऊंगा। चल तू मेरे साथ चल। विनोद ऐसे बोलकर सोहन को अपने साथ दूसरे शहर ले आया। विनोद एक अमीर आदमी था जो कि अपने शहर के बाहर काम किया करता था। सोहन की उम्र अभी 5 साल की ही थी और वो उसको बाहर पढ़ाने लिखाने के लिए ले आया था। सोहन अभी छोटा बच्चा था। विनोद उसको शहर लाया और उसे अपना घर दिखाया। अगले दिन विनोद काम पर चला गया और सोहन घर में ही था कि उसके पास कुछ बच्चे आए। तुम लोग कौन हो? हम यहाँ के डॉन हैं। तू नया आया है ना? चलो भाइयों, इसको उठा लो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, तुम अच्छे नहीं हो। सोहन की बात को किसी ने नहीं सुना और कुछ बच्चे जिनके नाम थे राज, राम और राहुल उसको अपने साथ बाहर ले आए, जहां वो उसके साथ बुलिंग करने लगे। ये ले, मजा आया तुझे? मान जाओ बाबा, बाबा। बेचारे सोहन को वो लड़के ऐसे ही तंग करने लगे। सोहन अपने बाप से कुछ नहीं कहता था, लेकिन वो अकेले ही दिमाग पर ये सारा लोड ले रहा था। ऐसे ही उसके साथ हर रोज होता था। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था कि आज के दिन सोहन को वो लड़के अपने साथ ले आए और उसको वो बहुत तेज तेज झुलाने लगे। सोहन रो रहा था। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। नहीं, कैसे रो रहा है? मजा आ रहा है। बचाओ, बचाओ। सोहन अभी ऐसे रो ही रहा था कि तभी उसका बैलेंस खराब हो गया। वो तेजी से गिर पड़ा और उसका सिर फट गया। उसी वक्त विनोद घर को आया था। वो सोहन को अस्पताल लेकर दौड़ा और तभी से सोहन का दिमागी संतुलन खराब हो गया था। ये सब हुआ था भाई के साथ बचपन में, जिसकी वजह से ये बस आपसे नहीं बल्कि हम सभी से डरते हैं। क्या मेरे पति ने अकेले इतना कुछ झेला और मैं कुछ जानती तक नहीं हूँ? आप लोगों ने मुझे ये बताया क्यों नहीं? मैं सोहन जी का इलाज करवाती। अच्छा, तू तो अमेरिका के डॉक्टर से ताल्लुकात रखती है जो तू इलाज करवा देती। आई बड़ी। हाँ माँ जी, मेरी एक सहेली है, पता है वो बहुत बड़ी दिमाग की डॉक्टर है। आप कहे तो मैं सोहन जी का केस उनके आगे रखूं। अब क्या होगा जब बचपन से ही कोई आराम नहीं हुआ है? बेकार है। नहीं, अपने सुहाग को ठीक करने के लिए मैं किसी भी कोशिश को खाली नहीं जाने दूंगी। पूजा ठान चुकी थी कि अब वो सोहन का इलाज करवाएगी। उसने उसी दिन अपनी सहेली प्रीति से उसके बारे में बात की, जिसके बाद देख पूजा, मैंने जो दवाई बोली है ना, तुझे वही असली दवाइयाँ लेनी है, ठीक है ना? वो तुझे किसी भी गवर्नमेंट स्टोर पर नहीं मिलेगी, इसलिए तुझे अपने पैसों से ही इंतजाम करके वो खरीदनी पड़ेगी। कोई नहीं, मैं खुद को भी बेच दूंगी, बस सोहन जी ठीक हो जाए। और एक बात, तुझे अपने पति के दिमाग पर जोर जरा भी नहीं डालना है। जो वो मांगे वो चीज तू देना। जितना कम लोड पड़ेगा उतना ही कम समय लगेगा ठीक होने में। प्रीति ने पूजा को सब समझा दिया, जिसके बाद पूजा ने सोहन का इलाज शुरू किया। उसने अपने कंगन बेच दिए बस इसलिए कि वो सोहन की हर बार असली दवाई ला सके। पूजा ने दवाई खरीदी और सोहन को खिला दी, जिसके बाद कौन हो तुम मुझे देखी देखी लग रही हो। मैं पता नहीं मैं कौन हूँ, शायद मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। क्यों, सही कहा ना मैंने? दोस्त? वो क्या होता है? दोस्त वो है जो कि तुम्हारा हर मुसीबत में साथ दे और कभी भी तुम्हारा हाथ ना छोड़े और तुम्हें जो कुछ तुम कहो वो चीज भी ला कर दे। अब बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ चाहिए ना, मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए। खिलौने? तो चलो हम खिलौने लेने को चलते हैं। पूजा सोहन को लेकर जाने लगी। अभी वो जा ही रही थी कि उसको माहेश्वरी ने रोक लिया। अरे सोहन, मेरे बच्चे कहाँ जा रहा है? ये कौन है दोस्त? ये दादी है। दादी? दादी? हाँ मेरे बच्चे, मैं दादी हूँ। ये बता के बहू तो इसको इस हालत में लेकर कहाँ जा रही है? हम खिलौने लेने जा रहे हैं, खिलौने। चलो ना दोस्त। हाँ चलती हूँ ना दादी, मुझे ये सब करना पड़ेगा। पूजा के पास जो भी पैसे थे वो उन्हीं को लेकर सोहन को खिलौने दिलवाने को लेकर गई। सोहन ने अपनी पसंद के खिलौने खरीदे, जिसके बाद वो दोनों लौट आए और सोहन खिलौने से खेलने लगा। कुछ ही देर में उसको नींद आ गई और वो सो गया। सो गए? मैं देख रही हूँ भाभी कि आप कितनी मेहनत कर रही हैं भाई के साथ। आज पहली बार इन 25 सालों में ऐसा हुआ है कि भाई के दिमाग पर बिना लोड पड़े वो सोए हैं, नहीं तो अक्सर वो बेहोश हो जाते हैं। इनके दिमाग को आराम की जरूरत है।
वो जब जैसे चल रहा है चलने दो। बस अब सोहन जी का सही होने का सफर शुरू हो गया है। एक तरफ पूजा अपने पति का ऐसे ही ध्यान रख रही थी तो वहीं दूसरी तरफ आरती अपने कमरे में। आपसे मैंने एक हफ्ते पहले बोला था ना कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। आपने अभी तक वो मेरे अकाउंट में नहीं डलवाए, क्यों? मैंने क्या ठेका ले लिया है तुम्हारे पैसों का आरती? हाँ, जब देखो तब तुम बस ऑर्डर चला देती हो। इस जबान को ना संभालो, और जैसी बीवी मिली है उसको भी, समझ आया? तुम्हारी औकात नहीं थी मुझे अपनी पत्नी बनाने की तो बोला क्यों नहीं? चाहते हो कि तुम्हारी इस काली शक्ल से जल जल कर मैं तुम्हें तलाक दे दूं? नहीं ना, तो बस जो मैं कहती हूँ करते रहो। अच्छी शक्ल वाला पति तो मुझे मिला नहीं, अब मैं तुम्हारे परिवार पर अपना सब कुछ थोड़ी ना लुटा दूंगी। आरती ऐसे ही रितेश को ब्लैकमेल करती रहती थी। वो सभी घर वालों के साथ अच्छी बन जाती और जब भी उसको मौका मिलता था तो वो रितेश को खूब ही सुनाती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। बीते दिनों के साथ अब 1 महीना और हो गया था। इस 1 महीने में ना पूजा ने सोहन के लिए अपनी फिक्र बदली थी और ना ही आरती ने रितेश से अपना रवैया। ऐसे ही चलते चलते अब सोहन काफी सही रहने लगा था। सोहन जी, आप कुछ खाएंगे? कुछ नहीं, अगर खिलानी है तो अपने हाथों से दवाई खिला दो। सोहन की बात को सुनकर पूजा मुस्कुराई और उसने उसे दवाई खिला दी। अब सोहन को हफ्ते में 1 या 2 बार ही यादाश्त जाने की दिक्कत हुआ करती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और आज के दिन सभी घरवाले इसी बारे में बात कर रहे थे। हम जो 25 सालों में नहीं कर पाए वो हमारी बहू ने 1 महीने में कर दिखाया है। सोहन कितना ज्यादा सही हो गया है। उसका क्या है, मेहनत तो उसकी सहेली जो डॉक्टर है वो कर रही है। नहीं माँ, भाभी भी बहुत मेहनत कर रही है। नहीं, सोहन जी ठीक नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये तो मेरी बेइज्जती होगी। सोहन हैंडसम और स्मार्ट है, और अगर वो ठीक हो गए तो उनमें तो 36 के 36 गुण होंगे। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी जेठानी को एक परफेक्ट पति मिले जबकि मुझे काला पीला मिला हुआ है। आरती के मन में शैतान आ गया था। उसने उसी वक्त दवाई के स्टोर में जाकर सोहन की दवाई दिखाई और जो उस दवाई के ऊपर जहर का काम करती उसने उसको उस गोली से बदल दिया। कुछ देर के बाद जब सोहन ने दवाई को खाया तो उसको फिर से याददाश्त का ही दौरा पड़ने लगा। सोहन जी, अरे नहीं, आपको क्या हो गया? मैं आती हूँ। हाँ। पूजा जल्दी से भागी और उसने सोहन को संभाला, लेकिन वो अब संभाले भी नहीं संभल रहा था। सोहन खूब चिल्लाया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। दवाई तो अच्छा काम कर रही थी, फिर ये कैसे हुआ? कोई नहीं भाभी, हो भी तो सकता है कि ये बस एक छोटा सा झटका हो। आप टेंशन नहीं लो। काव्या ने ऐसे बोलकर बात को खत्म किया। ऐसे ही अब जब भी सोहन दवाई खाता तो उसको आराम की जगह उसको दौरा पड़ जाता। जब ऐसा लगातार 2-4 दिन तक हुआ तो पूजा ने प्रीति से बात की और ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो मुझे दवाइयाँ दिखाना कि आखिर तू उसको दे क्या रही है। ये है। पागल, ये दवा तो जहर है। ये तो मरीज को 2 गुना की स्पीड पर वापस लाएगी। ये नहीं देनी है, दवाई तो दूसरी देनी है, मैं बताती हूँ। प्रीति ने दूसरी दवा पूजा को लिख कर दी, जिसके बाद पूजा ने घर में सभी को बताया। पूजा को दवाई बदलने का शक तो आरती के ऊपर ही हुआ, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से वो चुप रही। ऐसे ही अब पूजा ने सोहन को सही दवाई देना शुरू किया। उसकी सही दवा चलने से अब सोहन फिर से ठीक होता ही जा रहा था कि आज के दिन आरती ने जलकर फिर से एक दांव खेला। सोहन भाई, आप यहाँ हैं? वहाँ बाहर पूजा भाभी मुसीबत में है, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। आप मेरे साथ चलिए। क्या हुआ पूजा को? सोहन पूजा की फिक्र में आरती के साथ चला गया। आरती ने गाड़ी में उसको बिठाकर उसके हाथों को बांध दिया और उसने तेजी से गाड़ी चलाना शुरू किया। तेज गाड़ी चलने से सोहन का दिमाग डर गया। उसको फिर से पैनिक अटैक आने लगे। वो गाड़ी में ही चिल्लाने लगा, रोको रोको, कोई बचाओ, रोको ना, प्लीज रोको। आपकी याददाश्त को तो मैं ठीक होने नहीं दूंगी, माफ करना। पूजा ने देख लिया था कि आरती सोहन को लेकर निकली है। पीछे से सुमित्रा, काव्या और रितेश के साथ वो भी उसकी गाड़ी का पीछा करने लगी। आरती ने चलाते चलाते एक पेड़ के आगे गाड़ी को झटके से रोका। हो गया बेहोश, और मेरा काम भी। आरती, ये तुमने क्या किया? पूजा की आवाज सुनकर आरती घबरा गई। वो जैसे ही गाड़ी से उतरी तो वहां सभी थे। अभी वो कुछ बोल पाती कि सुमित्रा ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मेरे बेटे के साथ ऐसा करेगी। सोहन जी आंखें खोलो, आंखें खोलो। सभी ने आरती को एक एक थप्पड़ मारा। आरती के पास बोलने को कुछ नहीं था। वो खामोश खड़ी रही कि सोहन ही बोल पड़ा। शुक्रिया आरती, मुझे मेरे बचपन के डर से निकालने के लिए।
तुम करना तो कुछ और चाह रही थी, लेकिन हो कुछ और ही गया। मैंने नाटक किया था घबराने का, समझ में आया तुम्हें? आरती की चाल उल्टी पड़ गई थी। सभी को उसका असली चेहरा भी दिखाई पड़ गया था। आरती ने सभी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी, जिसके बाद सोहन ने ही उसको एक और मौका देने को बोला। सभी ने सोहन की वजह से उसे माफ कर दिया और अब आरती भी बदल गई थी।